हेलो, कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं आज हम मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर नंबर 11 लेके, लेक्चर नंबर 11। और आज का हमारा ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और आखिरी लेक्चर भी है। इसके बाद ये चैप्टर को हम कर देंगे विदा, और मैं इसके आने वाले 2 लेक्चर्स में आपको इसके सवाल लगा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको काम ये करना है कि आपको ये सारा पैक करके एकदम रख देना है। अब बहुत लोग के मन में डाउट आता है, सर आप 11-11, 12-12 लेक्चर करवाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। देखो बात ये है ना कि आप अभी ऑनलाइन पे जो लेक्चर हम अपलोड करते हैं, ठीक है, पढ़ाने को तो मैं 2 घंटे स्ट्रेट पढ़ा भी लूँ, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार 2 घंटे तक है, 2 घंटे तक है, 2 घंटे तक है। और उसी बीच क्या करते हैं ना बच्चे के, वो उसको उधर ही छोड़ देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई भी आदमी का जो माइंडसेट होता है या कोई भी मनुष्य का, वो होता है मैक्स टू मैक्स आधा घंटा 45 मिनट, उतना वो कॉन्सर्ट कर पाता, उसके बाद नहीं हो पाता। तो इसीलिए मेरा जो भी अभी तक ये कंटेंट आया है वो मैंने कोशिश किया है कि 30 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ। एक को छोड़ के, बोहर एटॉमिक मॉडल, वो फेमस था भाई, वो मेरा फेवरेट आदमी था इसके लिए, मतलब और भी है लेकिन वो वन ऑफ द फेवरेट था ऐसा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना लेक्चर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप ड्यूरेशन देखो कम है। यही अगर आप कोचिंग में रहते हैं, ठीक है, कोचिंग में समझ आते हैं ना, मतलब लेक्चर में लाइव अगर आमने सामने बैठ के मैं आपको पढ़ाता, तो भैया 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं हमारे, और ये चैप्टर 4 दिन लगते हैं, तो 8 घंटे, तो आप गिन सकते हो 12 लेक्चर 8 घंटे, ठीक है। तो 4 मतलब क्या बोलते हैं, 4 दिन के होते हैं 2-2 घंटे के, और मैंने अपलोड कितने किए, 12 लेक्चर। ये 12वां लेक्चर है, सॉरी तो 11वां लेक्चर है। अरे भैया क्या है, ये 11वां लेक्चर है, और 25-25 आधे घंटे के लेक्चर है सारे के सारे। तो आप देख सकते हो, मतलब आपकी मर्जी, ठीक है। इसलिए मैंने लेक्चर का ड्यूरेशन शॉर्ट रखा है और हर एक लेक्चर में एक ही टॉपिक रखा है। आओ आज का हमारा टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, ये इंटीग्रल कैलकुलस। तो भैया इंटीग्रल कैलकुलस की जरूरत क्या पड़ी। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है एक ये चीज, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ से यहाँ तक का मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मेरे को फाइंड करना है। अब आप सबको पता है एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड करते हैं, वो जो भी है उसका एरिया निकाल लो। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही होगी, या तो ये रोम्बस है, रोम्बस कहाँ, ट्रपेजियम, ट्रपेजियम दिख रहा है ना, 2 साइड अनइक्वल 2 साइड पैरेलल। या तो आप ऐसे कर लो, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ लो। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालने आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल का निकालने आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये करके तो आप ये पूरे का एरिया निकाल सकते हो। लेकिन मान लो मैं आपको कल को ऐसा ग्राफ दे दूं, अब क्या, और आपको निकालना है ये पूरा एरिया, यहां से यहां तक का ये पूरा एरिया निकालना है। अब कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो ये तो स्ट्रेट लाइन था, इसका आपने निकाल दिया। यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट पे जो लाइन का कर्व है वो चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे केस में जो काम आता है ना, वो आता है हमारा कौन, इंटीग्रल मेथड। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं, एकदम पतले 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 पतले। मान लो इसको नाम दे दिया मैंने y1, और ये जो लेंथ है इसको मैंने नाम दे दिया dx, ठीक है। फिर मान लो ये था हमारा दूसरा स्ट्रिप, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने y2 और इसको नाम दे दिया dx। अच्छा, यहाँ पे ये तीसरा स्ट्रिप, मैंने विड्थ सेम रखी है। विड्थ मतलब समझ आती है ना, मोटाई। चेंज हो क्या रहा है, मैं चेंज करना नहीं चाहता, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे मैं आखिरी एक स्ट्रिप लगा देता हूँ, मान लो ये dx और ये मान लो y4। तो इन केस में क्या करते हैं हम लोग, ये छोटी छोटी स्ट्रिप ऐसी बहुत सारी कट कर लेते हैं, लगातार 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 लगातार, फिर उसको जोड़ देते हैं। तो अगर मेरे को फाइंड करना है एरिया अंडर, ये कौन सा कर्व मान लेते हैं, xt कर्व है, ठीक है, या yx, इसका नाम ले लेते हैं वही y, और यहाँ पे रख लेते हैं x। चलो अभी के लिए xt पे आप मत जाओ। तो एरिया अंडर yx कर्व,
क्या आता है, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx। इन सबको जब आप जोड़ते हो तो जो आंसर निकल गया था, आपको पता है ऐसे हम करते हैं कुछ समेशन वाला, 10वीं में पढ़ा रहेगा, राइट। समेशन करते हैं ना ऐसा, इसको समेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे समेशन क्या हो जाएगा, देखो y dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n नंबर ऑफ तक। अब इसी को हम लोग जो इंटीग्रल में डिफाइन करते हैं वो ऐसा करते हैं, y dx वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक, या आप कह सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर n तक। 0 कर दो तो प्रेफर पड़ेगा, देखो 0 से लेकर n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स तक, तो 0 से लेकर n तक का पूरा कर दो तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो पूरे के अंदर का कर्व। इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखाते हैं और इसको हम ऐसे सॉल्व किया भी जाता है। अब यहाँ पे ये जो 0 और n लगाया, ये दोनों क्या है, ये दोनों लिमिट्स हैं, वेयर n, 0 इज इक्वल टू लिमिट्स। सर लिमिट्स क्या होता है, अभी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अब खाली सुनते रहो समझते रहो, ठीक है। अभी खत्म भी हो जाएगा, 2-4 मिनट का टॉपिक है ये, ध्यान से सुना, ध्यान समझना। तो यहाँ पे ये जो आता है इसको हम लोग नेवला बोलते हैं, मतलब मैं ऐसा पढ़ाने के लिए, तो ताकि ऐसा बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, अच्छा नेवला मतलब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, ऐसा, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, टू बी प्रिसाइज ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेवला, मतलब मैं बोलता हूँ, बाकी आप तो इंटीग्रल साइन ही बोलो, फिर y dx करेंगे तो आंसर आ जाता है। इतना नोट करो, फिर हमको बताते हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, फॉर्मूले वॉर्मूले आपको सिखा देते हैं। हाँ हाँ क्लियर नोट डाउन, चलो भैया। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, खत्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। चलो खाली ये बोर्ड मिटाने में टाइम जाता है। चलिए भैया, बेसिक फॉर्मूले, सबसे पहला मान लो x की पावर n dx आपको दे रखा है, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है इसका, देखो यहाँ पे लिमिट नहीं लगी है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी लिमिट ना लगी हो तो आपको एक टर्म पीछे ऐड करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या टर्म ऐड करना होगा। तो x की पावर n+1 और इसी को उठा के नीचे लिख दो n+1। क्या करना है, x की पावर n थी तो उसमें एक जोड़ दो और उसी को पूरा नीचे लिख दो, उसी को पूरा। थोड़ा ये जो भी चीज़ होती है ना, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसमें आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़ रहे हो, और उसमें क्या कर रहे थे, बड़ी वस्तुओं को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ रहे थे। आपकी किताब में लाइन भी है ये, मेरे ख्याल से पेज नंबर मेरे को अभी याद तो नहीं आ रहा, कुछ 26-27 है, ठीक है। तो उस पर ही लिखा हुआ है, जहाँ पे इंटीग्रल टॉपिक चालू है ना, उसकी फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन है कि इंटीग्रल इज अ ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा। प्लस सी, अब ये क्या है प्लस सी, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जब लिमिट ना दे रखी हो तब। सर एक एग्जांपल करके देखो, मान लो इंटीग्रेशन आपको दे रखा है x dx, तो क्या होगा, x की पावर मतलब कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी, क्या आ जाएगा आंसर, x की पावर 2/2 प्लस सी। इस हिसाब से सर कुछ और करके देखो एग्जांपल, जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5+1 अपॉन 5+1, तो आ जाएगा x की पावर 6/6 प्लस सी। सिंपल, बहुत सिंपल है, तो एकदम बेसिक सा। अब मान लो आपको कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा दे रखा है dx, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था कि जब कुछ ना दे रखा हो तो मतलब 1 दे रखा है यहाँ पे, और 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0। और ये भी बताया था कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर क्या आता है 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। dx इज इक्वल टू, अभी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0+1 अपॉन 0+1, तो आंसर क्या आ गया मेरा, x की पावर 1/1 प्लस सी, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं x प्लस सी, इस हिसाब से।
तो हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रल ऑफ dx क्या आता है, x। इंटीग्रल ऑफ dx क्या आता है, x। नोट डाउन करो फटाफट। मान लो आप कुछ और एक दो एग्जांपल लेके करते हैं। चलो अब मान लो आपको ऐसा दे रखा है इंटीग्रल ऑफ 7x² dx, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखना डिफरेंशिएशन में 7 एक कांस्टेंट वैल्यू थी, वो 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 बाहर इंटीग्रल ऑफ x² dx। अब ये तो हमें आता है 7 बाहर x⁻3/3। सर ये कहाँ से आ गया, 2 में 1 जोड़ो उसी को डिवाइड कर दो प्लस c, यह आंसर है कि 7x³/3। जैसे अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो इंटीग्रल ऑफ आपको दे रखा है 15x⁴, ठीक है, ध्यान से देखना, dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 बाहर इंटीग्रल ऑफ x⁴ dx। यहाँ से आ जाएगा 15 x⁴ + 1 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c। अब जरा ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 5 1 जा 5 3 जा कट भी कर सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा 3x⁵ प्लस c। गया, पक्का, श्योर, इतना सिंपल था ये, इसमें कुछ है एकदम खाने का काम है। चलो अब एडिशन की भी बात कर लेते हैं। एडिशन मतलब कैसे कि मान लो आपको दे रखा है इंटीग्रल ऑफ x⁵ प्लस x⁵ प्लस 1/2x और यहाँ पे दे रखा है dx। सर इसका कैसे होगा, कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रल ऑफ x⁵ dx प्लस x⁵ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/2x dx। आगे सुनो, अब इसका क्या होगा, इंटीग्रल हमें पता है, एक जोड़ो और डिवाइड करवा दो, तो ये हो जाएगा x⁵ प्लस यहाँ पे x⁵3/3 प्लस, अब आधे को बाहर लेंगे, हाफ को बाहर, बिकॉज वो कांस्टेंट वैल्यू है, और x का क्या हो जाएगा x²/2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो गया x⁵ डिवाइड बाय 6 x³ प्लस 1 नहीं लिखोगे तो भी नहीं चलता है, तो x² प्लस c। ये हो गया पूरा का पूरा आंसर। देखो जरा, नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़े। श्योर, चलो भैया। मान लो ऐसा दे रखा है इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। अब हम सबको पता है वहां पे जब हमने डिफरेंशिएशन किया था log x का, तो क्या आया था 1/x। ठीक उसी तरह जब यहाँ पे 1/x का तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन जोड़ोगे, तो आंसर आ जाएगा log to the base e(x), खत्म, log to the base e(x). अच्छा, यहाँ पे मान लो आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, तो इसका क्या आएगा ex dx का, जैसे वहां पे आया था वैसे ही यहाँ पे, खत्म, जैसे वहां पे आया था वैसे ही यहाँ पे भी। चलो आगे बढ़े। अब आपको इनमें से कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखनी है, कुछ कुछ ही एकदम माइन्यूट। चलो भैया, तो पहले मैं सारे लिख लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec²x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cosec²x dx। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अब इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, वहां पे साइन का क्या आया था cos, यहाँ पे भी cos आता है, लेकिन यहाँ पे आता है माइनस cos। वहां पे cos का आया था माइनस साइन, यहाँ पे आता है प्लस साइन।
तो ये हो जाता है साइन एक्स। यहाँ पे ये मत लिखना भूलना प्लस सी, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स, वहाँ पे tan x का क्या आया था सेक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा tan x। और कॉस स्क्वायर एक्स का वहाँ पे क्या आया था, या कॉट एक्स का क्या आया था माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, खत्म। जो वहाँ पे किए थे बस इसका उल्टा। अब तुम tan x का डिफ्रेंशिएट कर दो, ये आंसर आएगा, फिर इसका कर दो तो ये आंसर आएगा, फिर ये ऐसा चलता रहता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब मेरे ख्याल से इतना, हाँ अब डिफाइनाइट इंटीग्रल कर लेते हैं कि डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनाइट इंटीग्रल, ये अभी तक इनडेफिनाइट था, इनडेफिनाइट था इसके लिए हम लोग सी ऐड कर रहे थे। डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, समझते हैं धीरे धीरे। मान लो आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स की, पहले एक्स से चलो एक्स से लेते हैं, और लिमिट दे रखी है 4 से लेकर 6 तक, ठीक है। ये लिमिट दे रखी है 4 से लेकर 6 तक। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। लिमिट को अभी कुछ डरना नहीं है, पहले तो इसका कर लो, क्या हो जाएगा ये x की पावर 2/2, ये हो गया। अब हम जो लिमिट है ना उसको हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे डंडी कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 6, 4 और 6, ये डंडी को हम बाद में से बार से शो करते हैं, एक बार से। अब सुनना ध्यान से समझना, ऊपर वाला जो भी लिखा रहता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। और नीचे वाला जो भी लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं, जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। तो तुम्हें करना क्या रहता है, तुम्हें करना रहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे x की जगह पे पहले 6 रखो, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2/2 माइनस, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह पे पहले क्या रखो 4 का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करो, तो 36/2 माइनस 16/2, 2 1 जा 2 मेरे ख्याल से 1 और 18 जा, राइट, 2 1 जा 2 8 जा, गया ना। तो अब 18 में से 8 माइनस करो तो आंसर कितना आएगा 10, ये आंसर है किसका, इसका 10। अब यहाँ पे प्लस सी हम नहीं जोड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है, इसीलिए इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब आपके टेजो का भी एक सवाल ले ही लेते हैं, आप फुकट में फिर कंफ्यूज होंगे, शायद हमें नहीं सिखाया, करें स्वर। चलो भैया, साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2, ये आपके टेस्ट के पीछे का सवाल है, 0 से π/2। अब पहली बात तो आपके मन में यही सवाल आना चाहिए, सर ये π/2 क्या नई चीज़ है यार, ये इतना आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मेरे को बहुत ही इरिटेट कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है ये। चलो सबसे पहला π/2 क्या होता है, तो देखो π/2 यहाँ पे पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 180, तो 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब किसकी बात हो रही है 90 डिग्री की। तो चाहिए तो इसको पहले जनरलाइज लिख दो, तो क्या आ जाएगा 0 90 डिग्री साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अभी थोड़ा साइड में रखो, साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, राइट, तो माइनस कॉस एक्स और लिमिट यहाँ से यहाँ तक 0 से 90, 0 से 90। चलो बहुत बढ़िया, ये 90 डिग्री है, तो अब इसके यहाँ पे रखते चलो, तो क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर रखो, कॉस 90 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 0 डिग्री। गया इतनी चीज़ें। चलो यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूँ।
अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0, माइनस तो बाहर था ही, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आया? माइनस ऑफ माइनस 1। तो आंसर क्या हो गया ओवरऑल? माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो गया 1। तो साइन x dx फ्रॉम लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2 का आंसर कितना आता है? 1। तो आपको बस इतना ही जानना था, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। बाकी हो गया हमारा इंटीग्रेशन भी ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे बोल रहा हूँ, इसका सम लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और थैंक यू सो मच।